नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जो काम पाकिस्तानी आर्मी के चीफ मौलाना आसिम मुनीर भी नहीं कर पाए, उन्होंने तकरीर तो दी, भड़काया तो जरूर लोगों को। और हिंदू और मुसलमानों में कितने फर्क हैं ये भी बताए। लेकिन कांग्रेस जो पहलगाम की जेनोसाइड घटना के बाद ऐसा लगा कि जैसे पिछली सारी कड़वाहट भूल गई है, सब चीजें भूल गई है और सरकार के साथ खड़ी है। राहुल गांधी से लेकर के और असदुद्दीन ओवैसी और मनोज झा से लेकर के तमाम जितने भी विपक्ष के नेता थे, वो मोमबत्तियां लेकर के इस, मैं कहूंगा कि बेहद दुखद घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देने लगे। ये जो देश में एक आक्रोश है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की जो एक मांग चल रही है, क्या उससे डर करके कुछ फौरी तौर पर बस कुछ दिन के लिए ये बनावटी तौर पर सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, उन परिवारों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। बल्कि राहुल गांधी तो उन परिवारों के साथ भी खड़े दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ बयानबाजी की है। या इन्होंने हवाई जहाज पकड़ करके श्रीनगर की यात्रा की है और जो घायल भर्ती हैं अस्पतालों में उन तक गए हैं। एक दो चित्र इनके और आए हैं जिसमें ये 3-4 मुस्लिम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनके हाथों में हाथ डाले हुए। हालांकि जिस दिन ये श्रीनगर के लिए और पहलगाम के लिए रवाना हुए, उस दिन सोशल मीडिया इस चीज से अटा पड़ा था कि राहुल गांधी जो 13 राज्यों के 26 हिंदू मारे गए हैं, पहचान करके उनका कत्ल किया गया है, उनको गोलियां मारी गई हैं, उनके पास नहीं जा रहे हैं। एक आदिल नाम का जो वहां पर पोर्टर था, उसकी जो वहां हत्या हुई है जाने में अनजाने में, बस उसके जख्मों को सहलाने के लिए जा रहे हैं। और राहुल गांधी कहीं गए भी नहीं। कश्मीर के अलावा वो किसी परिवार के बीच नहीं गए, जबकि अलग अलग राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के जहां मुख्यमंत्री हैं वो गए खुद, और जहां नेता प्रतिपक्ष हैं या जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके घर जरूर गए। मैं आज इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये जो मुखौटे कुछ दिन के लिए पहने थे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राहुल गांधी ने और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने, इनको उतरने में तो 1 सप्ताह ही लगा है। 22 अप्रैल को वो दर्दनाक घटना हुई थी, वो जेनोसाइड हुआ था, जब हिंदुओं को पहचान करके उनके बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। दर्दनाक मंजर था। पूरा देश सदमे में, एक सन्नाटा, मरघट जैसा सन्नाटा, और लोगों की मुट्ठियां तनी हुई और आर पार की बात हो रही थी। कांग्रेस पार्टी 1 सप्ताह के भीतर ही जो दबी हुई नफरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनके दिलों में, इनके मन में, और जिस तरह की निचले स्तर की राजनीति इन्होंने उड़ी हमले के बाद भी की थी, पुलवामा अटैक के बाद भी की थी, जब गलवान घाटी में चीन की सेनाओं ने वो घटना की थी जिसमें हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, और हमने भी उनके
40 से ज्यादा लोगों को मारा था, सेना के लोगों को मारा था, या जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ था, भारत और चीन की सेनाओं का उस समय भी कांग्रेस भारत सरकार के साथ नहीं थी, अपनी सेना के साथ नहीं खड़ी थी, बल्कि सबूत मांग रही थी कि आपने अगर सर्जिकल स्ट्राइक की है तो ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी होती रही हैं, हमारे टाइम में भी होती रही हैं, और अगर की है तो उसका सबूत दिखाओ कि आपने की है। फिर पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों की निर्मम हत्या के बाद जब एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में, जैश के करीब 300 सवा 300 आतंकवादियों को मार गिराया था, उड़ा दिया था उस पूरी बिल्डिंग को जहां पर वो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। उस समय भी अगर आप याद करें तो कांग्रेस पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी, और चीन वाले मामले में भी। लेकिन आज तो नफरत की पराकाष्ठा हो गई। मैं आपको इनके ट्विटर हैंडल पर जो एक चित्र जारी हुआ है वो दिखाता हूं। ये देखिए, कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है और इस पर क्या लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। और इसमें मोदी जी का वो जो सिर तन से जुदा वाला जो एक अंदाज होता है या क्रूरता बर्बरता होती है, और जो नारा दिया जाता है इन नफरती कीड़ों के द्वारा, उसी अंदाज में इन्होंने मोदी जी का ये चित्र जारी किया है जिसमें सिर गायब है, यानी सिर जो है वो धड़ से अलग है, और लिखा क्या है, जिम्मेदारी के समय गायब। इसमें और इस चित्र में आपको समानता दिखाई देती है कुछ? इसमें शंकर भगवान महादेव जी का सिर गायब है और ऊपर लिखा गया है गजवा अल हिंद। इसमें और कांग्रेस की इस सोच में, इस नफरत में क्या आपको कोई रत्ती भर भी अंतर दिखाई देता है? जरा सोच करके देखिए, जिस समय घटना हुई उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे? सऊदी अरब की 2 दिन की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा पर थे, और उन्होंने कट शॉर्ट किया अपने दौरे को, और सलमान किंग की तरफ से जो डिनर होस्ट किया जाना था उसमें भी प्रधानमंत्री ने ना जाने का फैसला किया, और करीब करीब 24 घंटे के भीतर वो नई दिल्ली वापस लौट आए। उन्होंने दौरा बीच में रद्द किया और वापस दिल्ली आ गए, और दिल्ली हवाई अड्डे पर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल से वहीं बैठ करके पहली मीटिंग की। विमान से उतरे, हवाई अड्डे पर ही पहली मीटिंग की, और विदेश सचिव भी उन लोगों के साथ थे, विक्रम मिश्री। और इसके बाद से प्रधानमंत्री की कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, राजनाथ सिंह के साथ, एनएसए अजित डोवल के साथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वो सीसीएस की बैठक कर चुके हैं। इसके अलावा 63,000 करोड़ कीमत से 26 राफेल का ऑर्डर फ्रांस को दिया जा चुका है, जो नेवी को प्रोवाइड किए जाने हैं। सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान पर 5 बड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें सिंधु जल संधि जो 1960 में हुई थी नेहरू के समय, उसको स्थगित करने का ऐलान किया गया है। जितने पाकिस्तानी वीजा पर हिंदुस्तान में थे, यात्रा पर थे, 48 घंटे में उन्हें भारत छोड़कर के वापस चले जाने को कहा है।
इसके अलावा यहाँ उनका जो उच्चायोग है उसमें 55 के बजाय केवल 30 रहेंगे, ये आदेश जारी किए गए। इतने महत्वपूर्ण फैसले, और आगे से किसी को वीजा नहीं जारी करना, और जो सार्क देशों से रिलेटेड वीजा जारी किए जाते हैं वो भी रद्द करना, उनको भी कहना कि आप वापस पाकिस्तान जाइए। तो राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में हैं और मीटिंग कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को भी पता है, बिलावल भुट्टो को भी पता है, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी पता है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में भी हैं और लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, हम पर कभी भी अटैक हो सकता है। जब हम बात कर रहे हैं इससे एक दिन पहले, करीब करीब 24 घंटे पहले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनएसए अजीत डोभाल वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे थे कि क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी ये चित्र जारी करती है, जिम्मेदारी के समय गायब, और वो भी बिना सिर वाला उनका चित्र जारी करने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी कर रही है। पता है क्या होता है कि जब कोई बिना दिमाग वाला आदमी, या मैं कहूंगा कि लगातार जनता के द्वारा ठुकराए जाने के बाद पूरी तरीके से कुंठित व्यक्ति जब किसी पार्टी का नेतृत्व करता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो चली जाती है, बहुत जल्दी आपा खो देता है, और यही राहुल गांधी के साथ हो रहा है। गुलाम नबी आजाद से इस बारे में पूछा किसी पत्रकार ने कि प्रधानमंत्री का एक आपत्तिजनक उन्होंने चित्र जारी किया है जिसमें धड़ से सिर अलग है और उनको गायब बताया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें 48 का जो पाकिस्तान का हमला था वो भी समय याद कर लेना चाहिए। 62 का जो चीन के साथ युद्ध हुआ था वो भी, 65 की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, फिर 71 का जो युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश अलग बना था, उस समय को भी याद कर लेना चाहिए, और कारगिल को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की हल्की बातें ऐसे समय जबकि पूरे देश को एकजुट दिखना चाहिए, और अभी एक सप्ताह हुआ है उस घटना को, इस बीच कितने स्टेप उठा चुका है भारत। और ऐसे लोग, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को, जरा आंखें खोलो, और अगर दिखाई देना बंद हो गया है तो डॉक्टरों से आंखें चेक कराओ, मोटा सा चश्मा चढ़ाओ और जरा चेक करो। अमेरिका पर जब ट्विंस टावर पर ओसामा बिन लादेन ने, अलकायदा ने अटैक किया था जिसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और वो ट्विंस टावर जो है वो जमींदोज हो गए थे, उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए, अपना अभियान शुरू करने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए कितने दिन बाद अपना ऑपरेशन शुरू किया था, कितने दिन बाद किया था, जरा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चेक करें। और अमेरिका तो महाशक्ति माना जाता है इस दुनिया की, कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी अटैक होता है, किसी को अगर सबक सिखाना होता है और अपराधियों को नेस्तनाबूद करना होता है तो उसके लिए एक सॉलिड तैयारी करनी होती है, एक रणनीति बनानी पड़ती है। वहां से क्या जवाब आ सकता है, फिर उसका कैसे जवाब देना है, इसकी भी रणनीति बनानी होती है। और
कांग्रेस पार्टी और इनके नाना पड़नाना नेहरू के समय 62 में हमारी भारतीय सेना, बस एक ही डिफीट है भारतीय सेना की 1962 की। वो युद्ध क्यों हारी थी ये भी राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। और उस समय चीन ने कितनी जमीन कब्जाई थी भारत की ये भी बताना चाहिए। ये जो इनकी बौखलाहट है, ये जो ये निचले स्तर पर उतर आए हैं केवल एक सप्ताह के भीतर, और मैं तो केवल अमेरिका की बात कर रहा था। अभी जो 7 अक्टूबर 23 को जब गाजा की तरफ से इजराइल पर अटैक हुआ था और उनके करीब 700 के आसपास लोगों को मारा था, बाद में कुल मृतकों की संख्या 1200 के आसपास हो गई थी। उसका उसका जवाब इजराइल ने कितने दिन बाद दिया था, जरा इसका भी अध्ययन कर लें। करीब 15 दिन लग गए थे। 15 दिन लग गए थे। इतने इजरायली नागरिक मारे जाने के बावजूद, और उसमें कई विदेशी भी थे। जिनको केवल राजनीति करनी है, जिनको केवल नफरत की राजनीति करनी है, और जिनको केवल भड़ास निकालनी है, और जो मौके की ही ताक में रहते हैं, वही इस तरह की हरकतें कर सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी ने की है। और आजकल इनके दिमागों में युद्ध घुसा हुआ है। ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाए, ताकि उसके बाद जो ये नहीं कर पा रहे हैं, यानी मोदी की छवि को तहस नहस करने का शायद एक और मौका मिल जाए इनको। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, ज्यादा सैनिक अगर वीर गति को प्राप्त हो जाएं, या भारत को अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो शायद इनकी कोई संभावना बन जाएगी और उसके बाद ये नरेंद्र मोदी की छवि को एक अलग तरीके से पोर्ट्रे करना शुरू करेंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है जब या तो पाकिस्तान से या चीन से ये युद्ध चाहते थे, बल्कि ये तो गृह युद्ध भी चाहते थे। वो जो 13 महीने का आंदोलन यहाँ दिल्ली में करवाया गया था किसानों के नाम पर, उसमें कौन कौन ताकतें लगी हुई थी, ये क्या हमसे और आपसे छिपा हुआ है? इसके बाद ये आपका सीएए के खिलाफ जो इन्होंने झूठ बोला कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, तब भी जगह जगह जो हिंसा हुई थी, दिल्ली में बड़ा भीषण दंगा हो गया था, तब भी इन लोगों ने कोशिश की थी कि सिविल वार जैसी सिचुएशंस जो है वो क्रिएट कर दी जाए। मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले 1.5-2 साल से, कौन है उसके पीछे? और ये जो मुर्शिदाबाद से लेकर के तमाम जगहों पर, संभल में, महू में, नागपुर में, ये जो बीच बीच में साजिशें होती हैं, कौन लोग हैं? और अब ये पहलगाम में, और एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है कि भारत जो है वो अटैक करे पाकिस्तान के ऊपर और युद्ध छिड़े। और देखिए इनकी चालबाजी देखिए। ये एक लेटर जो है राहुल गांधी ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये कहा है कि आप दोनों हाउस के स्पेशल सेशन बुलाइए, अर्लीएस्ट बुलाइए, तुरंत बुलाइए, और ये जो घटना हुई है इस पर डिस्कशन कराइए। और लिखा है कि पार्लियामेंट के जरिए हम ये शो करना चाहते हैं कि पूरा देश जो है वो एक साथ खड़ा है। और सेम लेटर जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे से भी लिखवाया गया, और ये लेटर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। ये दोनों ने, यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों ने ये चिट्ठियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों लिखी हैं? अगर आपको लोकसभा का सेशन बुलवाना है तो आप स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखो, या मल्लिकार्जुन खड़गे अगर राज्यसभा का विशेष सेशन बुलाना चाहते हैं तो जो सभापति हैं और उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, उनको चिट्ठी लिखें। लेकिन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। क्यों लिखी गई है प्रधानमंत्री को चिट्ठी? ताकि बाद में दुष्प्रचार किया जा सके। और ये सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं संसद का? ताकि जब चर्चा हो तो ये उनको मैसेज भेज सकें जिनके वोट इन्हें बिहार में और पश्चिम बंगाल में लेने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हमारी सेनाओं को, हमारे एनएसए को, हमारे रक्षा मंत्री को ये कटघरे में खड़ा कर सकें और ये कह सकें कि आपकी लापरवाही की वजह से, इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से ये सब हुआ है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला का जिन्होंने कल भाषण सुना होगा विधानसभा में, वो समझ गए होंगे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो जितने सीधे सपाट और शरीफ दिखने की कोशिश कर रहे थे, पिता पुत्र उतने शरीफ हैं नहीं। उनकी लैंग्वेज क्या थी जब वो भाषण दे रहे थे? वो कह रहे थे कि ऐसे मौके पर जब ये इतनी बड़ी घटना हो गई है तो मैं फुल स्टेट का दर्जा मांगने की हिमाकत तो नहीं करूंगा, उसके लिए तो हम बाद में बात कर लेंगे। ये ऐसा मौका नहीं है जब हम पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग देश की हुकूमत से करें। यानी अपनी बात कह भी दी उस आदमी ने और कह रहे हैं कि हम इतने शरीफ हैं, इतने गैरतमंद हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई है तो मैं पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग नहीं करूंगा। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, बहुत चालाकी के साथ की और इस चीज को बहुत कम लोग पकड़ पाए होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी थी कि जो मेरे मेहमान हैं, जो कश्मीर आए हैं घूमने के लिए, उनको मैं सुरक्षित उनके घरों को भेजता और मैं इस जिम्मेदारी में नाकाम रहा तो मैं उन परिवारों से माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूं। क्यों कहा ये उमर अब्दुल्ला ने? क्योंकि वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा तो इस समय केंद्रीय गृह मंत्रालय का है, अमित शाह का है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर का है जो वहां मनोज सिन्हा है। क्योंकि वहां पर केंद्र के अधीन इस समय सरकार चल रही है, केंद्र शासित प्रदेश है वो, पूर्ण राज्य का दर्जा उसको नहीं है। इसलिए वहां की कानून व्यवस्था, वहां की पुलिस, वहां का जो भी सुरक्षा तंत्र है वो उमर अब्दुल्ला की जिम्मेदारी नहीं है, उनके तहत नहीं है। तो फिर उमर अब्दुल्ला ने ये बात क्यों कही सदन में खड़े होकर के? केवल और केवल अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने के लिए कि देखिए आपकी जिम्मेदारी थी, आपके एलजी की जिम्मेदारी थी, आपके तहत काम करने वाली जम्मू कश्मीर की पुलिस की, अर्धसैनिक बलों की, सेना की ये जिम्मेदारी थी कि जो यहाँ आ रहे हैं लाखों की संख्या में सैलानी, वो वापस सुरक्षित अपने घरों में जाएं और आप अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहे। ये मतलब था उमर अब्दुल्ला के कहने का। उनको नहीं पता कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस उनके अंडर में इस समय नहीं है। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि साहब ये राज्य का ही विषय होना चाहिए, यानी पुलिस की बागडोर हमारे ही हाथ में होनी चाहिए, तो हमारे हाथ में होती तो हम ये घटना नहीं होने देते। और ये भूल जाते हैं कि अतीत में कैसी कैसी खौफनाक वारदातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। कश्मीरी पंडित जब अपनी जान बचा करके भागने के लिए मजबूर कर दिए गए थे,
उस समय इनके पिता ही मुख्यमंत्री थे 90 के दशक में। तो इस समय समूचा विपक्ष केवल और केवल मौके की तलाश में है। ये सारे के सारे एक जैसे हैं। इस समय चूंकि जनाक्रोश है इस घटना के बाद, सब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, इसलिए कुछ दिन के लिए ये मोमबत्तियां जला करके सड़क पर सबके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अब धीरे धीरे इनके मुखौटे उतरने शुरू हो चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।